तो कैसे हैं आप लोग? चॉकलेट वगैरह खाया आज? क्या पर्पस मीट है? अच्छा, पर्पस को कब तक आप लोग प्रपोज कर देंगे? हैं जी? आज प्रपोज कर दोगे पर्पस को? 3 मई के बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जब पर्पस को आज प्रपोज करेगा तो 3 महीने कुछ हो पाएगा सर, टाइम भी तो लगता है पर्पस पूरा करने में। ये वो स्लो इंसान है ना, बहुत स्लो इंसान है। सर आज प्रपोज किया और कल हो जाएगा ऐसा थोड़ी होता है। एकदम 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 तेरे में वो आग होनी चाहिए, तेरे में वो बात होनी चाहिए। क्या बात करते हो? एक पूरा का पूरा शहर 2 मिनट में स्वाहा हो गया, हिरोशिमा नागासाकी। वो तबाह हो सकता है तो आदमी सृजन क्यों नहीं कर सकता 1 मिनट में? अगर 1 मिनट में कोई चीज तबाह हो सकता है तो 1 मिनट में कोई चीज का सृजन भी किया जा सकता है, बशर्ते आप उस टेक्नोलॉजी को ढूंढिए। प्रपोज करेगा। चलो, क्या नाम है तेरा? आयान झा? आयान झा कुछ जगह भान जाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा लगभग अंतिम सांस से ले रहा है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मिस्टर स्वेड, ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप क्या था? क्या था? क्या हो रहा था इनिशिएशन में? क्या बात है, चलो पॉज मारो फटाक से। ये जो मैं पॉज लेने के लिए बोलता हूं ना, उसके पीछे ये है, मैं थोड़ा सा इसका उपयोग करना चाहता हूं। कहां करता हूं, कैसे करता हूं, जो आप लोग ऑफलाइन मोड में मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, रूबरू होंगे, तो आपको भी पता चलेगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हुए, कैसा रहा? क्या होता फर्स्ट स्टेप, अब जरा से बता दो। आरएनए पॉलीमरेज पे सीमा फैक्टर जो प्रमोटर इंड्यूस करता है वो आगे बाइंड करता है। किस पे? आरएनए पॉलीमरेज से? आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज पे बाइंड करता है। फिर से पॉज मारू क्या? सर आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रमोटर बाइंड करता है। पूरा का पूरा फंक्शनल होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, फंक्शनल फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। द फंक्शनल फॉर्म ऑफ आरएनए पॉलीमरेज binds at promoter site, and what component of RNA polymerase recognizes the promoter is the sigma factor. बात खत्म। ये तो अभी ऐसे याद रखना पड़ेगा ना, ऐसे याद रखना पड़ेगा ना, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन में और पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बिटवीन द राइबोज न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, किस फेज में? इलोंगेशन में, ठीक है जी। और जब इलोंगेशन हो रहा होता है, तो आरएनए जो सिंथेसाइज्ड है उसका साइटोप्लाज्म में कोई एंड, कौन सा एंड? फ्रीली 5 प्राइम एंड फ्रीली घूमता रहता है, ठीक है जी। तो अब हम लोग फटाक से देखने जा रहे हैं क्या टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि ये रहा, यहां का +1 सीक्वेंस मतलब स्टार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब आरएनए पॉलीमरेज मूव करता हुआ स्ट्रक्चरल जीन के बीच में आ गया, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ द आरएनए का सिंथेसिस सॉरी हो चुका है। अब देखो, ये जो 5 प्राइम एंड इसका साइटोप्लाज्म में घूमता फिरता मस्त है। इस बात को याद रखना कि 5 प्राइम एंड कहां पे है? तो साइटोप्लाज्म में। मैं बार बार इस पे इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि यहां से एक कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन बनता है यहां से। कैसा क्वेश्चन बनता है हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं, उसको नोट करके लिखवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये तो साइटोप्लाज्म में है, अब यहाँ पे मूव करता जा रहा है। यहाँ पे आरएनए, ये आरएनए है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, और ये व्हाइट से क्या बना हुआ बच्चा? डीएनए। ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के अंदर में है, क्या वो आरएनए पॉलीमरेज से चिपका पड़ा है? नहीं, वो किससे चिपका पड़ा है? डीएनए से चिपका पड़ा है। और इस पूरे सिस्टम को होल्ड करके एकत्रित कौन रख रहा है? आरएनए पॉलीमरेज, उसका भी सिर्फ कोर एंजाइम। क्लियर है? क्लियर है। अब आइए बात करते हैं, जब ये फर्दर मूव करता हुआ अपने टर्मिनेशन सीक्वेंस की तरफ पहुंचेगा तो क्या होगा? आई बात समझ में? सो चलो अब मान लेते हैं यही था, और यहां पे अब है टर्मिनेशन सीक्वेंस। यहां पे क्या है? टर्मिनेशन सीक्वेंस। और यहां पे बाइंडिंग हो गई है किसकी? तो आरएनए पॉलीमरेज की। यहां पे बाइंडिंग हो गई है किसकी? तो आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। अरे भाई साहब, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग यहां पे हो चुकी है। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग यहां पे हो चुकी है। इसका कहने का क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है कि यहां पे जो आरएनए का लेंथ है जो भी है, वो अब रिक्वायर्ड आरएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब अगर टर्मिनेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा?
सर टर्मिनेशन कराना है तो आरएनए पॉलीमरेज को वहां से हटा दो और आरएनए को रिलीज कर दो। देखो तो यहां पे एक प्रोटीन आता है रोह प्रोटीन, क्या कहते हैं? सिंबॉलिकली यूं दिखाते हैं, क्लियर है? रोह प्रोटीन ROH, ठीक है ना? तो रो प्रोटीन आया, रो प्रोटीन आता है जब ये टर्मिनेशन सीक्वेंस में एंटर कर चुका है। कौन सा सीक्वेंस आ चुका है ये? टर्मिनेशन में। सुन लो, एक सेकंड सुन लो, ये क्या हो गया? टर्मिनेशन में एंटर कर चुका है। अब जरा सा देखो, टर्मिनेशन जब ये एंटर किया तो ये जो रो प्रोटीन है ना, ये आकर के अटैच हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज से, आरएनए पॉलीमरेज से। अब जैसे ही रो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज से आकर के अटैच हो गया, फटाक से आरएनए पॉलीमरेज विल release the newly synthesized RNA completely into the cytoplasm and it will free the DNA। आ रही है मेरी बात समझ में? तो रो प्रोटीन आकर के किससे अटैच हुआ? आरएनए पॉलीमर। डेफिनेटली, अरे भाई ट्रांसक्रिप्शन को ही बंद करवाने के लिए रो प्रोटीन आ रहा है तो किससे अटैच होगा? डीएनए से, आरएनए से अटैच होगा, आरएनए से अटैच होगा। पहले वाले सिलेबस में एक चीज और, इस ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को हम लोग दो तरीके से देखते थे। ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ाते थे पिछले सिलेबस में। एक था रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक होता था रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। आज के डेट में आपके सिलेबस में दूर दूर तक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का चर्चा तक नहीं है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान मिलता है तो आप ये समझ लें कि उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? सो फटाक से इस चीज को पहले आप लोग लेंगे। जैसे ही रो प्रोटीन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से अटैच हुआ, फर्दर क्या एक्टिविटी हो जाएगी भाई साहब? फर्दर एक्टिविटी हो जाएगी, एक सेकेंड, फर्दर एक्टिविटी हो जाएगी, ये डीएनए फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा बिना किसी बबल के, और ये आरएनए पॉलीमरेज फ्री हो गया जी। इसका सिग्मा फैक्टर तो पहले ही फ्री था, जैसे इलोंगेशन फेज शुरू हुआ था सिग्मा फैक्टर फ्री हो गया था, और साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में ये कंप्लीट एक आरएनए आ गया है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड के साथ में। ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कह रहा था कि यहां पे ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बहुत लीस्ट स्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, इसका लाइफ टाइम बहुत कम है। ठीक है, इसके यूकैरियोटिक आरएनए आर मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है जो कि आरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। प्रोकैरियोट में कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एक बच्चा मान लो कि नया नहीं आया तो उसको थोड़ा देखभाल ज्यादा करना पड़ेगा ना, तब तो उसका सर्वाइवल का रेट थोड़ा ज्यादा होने के चांसेस है। अब बच्चा कोई आया, उसको कोई केयर ही नहीं कर रहा, उसका सर्वाइवल होगा क्या? तो ये जो अभी अभी आरएनए आया है ना, इसका देखभाल करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है और ये mRNA है, तब तो इससे प्रोटीन भी फटाफट बनते रहना चाहिए ना, नहीं तो सेल का जिंदगी पे खतरा आ जाएगा, एंजाइम नहीं बनेगा। प्रोकैरियोट के केस में जब एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ mRNA का सिंथेसिस हो जाता है तो इधर भी सिंथेसिस प्रोसेस रहता है और यहाँ पे ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर साइमल्टेनियस। क्यों भाई? क्योंकि प्रोकैरियोट के केस में जो mRNA है वो बहुत कम स्टेबल है। आ रही मेरी बात समझो? उतना देर जब मान लो एक mRNA से मुझे 100 प्रोटीन चाहिए, 100 प्रोटीन बनने के लिए टाइम तो कम है, तो ये करता क्या है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ में शुरू कर दिया, साथ ही साथ आप लोगों को मैंने सेल में पढ़ाया होगा पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, 4 से 6 राइबोसोम एक ही mRNA पे अटैच हो जाते हैं। तो जो एक राइबोसोम एक प्रोटीन बनाएगा 1 मिनट में, तो वो 6 प्रोटीन बन रहा है क्योंकि 6 राइबोसोम उस पर फंक्शन कर रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? तो फटाक से पहले इस चीज को लीजिए नोट पे, कॉपी पे, फिर मैं 1-2 पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, पहले इसको आप लोग कॉपी पे नोट कीजिएगा। राइटिंग पोर्शन कंप्लीट, राइटिंग पोर्शन कंप्लीट। अब देखो, हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया है ट्रांसक्रिप्शन, वो किसमें किया है? प्रोकैरियोट में।
स्लाइट इंट्रोडक्शन आपका एनसीईआरटी देता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। तो एक छोटा सा हेडिंग लो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। दो तीन बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो आपके एनसीईआरटी में वो चीज लिखा नहीं है, लेकिन मुझे यहां पे लिखाना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो कि यूकैरियोट में हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। नो डाउट कोई भी सेंट्रल डॉगमा का स्टेप है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या वो उसका बेसिक फंडामेंटल तो यूनिवर्सली सेम है या सिमिलर है, लेकिन कुछ और बातें इसमें ऐसी होती हैं जो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में डाल देती है, कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। यार मेरी बात समझ में नहीं समझे? जो बेसिक स्टेप है, टेम्पलेट स्टैंड का होना, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होना, इलॉन्गेशन होना, टर्मिनेशन होना, वो सब कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और बातें हैं। जैसे हमारे पास एक चीज क्या होता है ना, आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे में जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन में होता है ना, लेकिन वो जीन तो बचपन में भी था, और वो जीन तो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट का जब एज आया वहां पे भी है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद कोई जीन अलग से डाल दिया जाता है हमारे बॉडी में, नहीं, वो जीन था, वो जीन पहले भी था, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता था। अब ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी तो यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, उसके लिए बहुत जरूरी होता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स कंट्रोल्स द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और फैक्टर है तो प्रोटीनियस होगा, यही जाके डीएनए पे बाइंड करेगा, तब जाकर के यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए पे जाके बाइंड करता है। जब डीएनए पे बाइंड करता है तो उस पर्टिकुलर जीन का प्रमोटर बिकम्स ऑब्वियस टू द आरएनए पॉलीमरेज। नहीं समझे? प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज तक जब तक आएगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? इसका प्रमोटर छिपा हुआ रहता है। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करता है तब प्रमोटर सामने आता है, लो मैं आ गया, देखो मैं आ गया। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? सो यहाँ पे पहला दो पॉइंट ये लिख देंगे कि नीड्स, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, नीड्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है? फैक्टर्स है, ये प्रोटीनियस होगा फैक्टर। पूरे बायोलॉजी में अगर कहीं पे फैक्टर टर्म आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये फैक्टर का मतलब प्रोटीन इन नेचर। आ रही है मेरी बात समझ? सर आप समझ में आ रहा है आपको? बोलो हाँ कि ना? अरे कोई नहीं, तू टेंशन क्यों ले रहा है इतना? इस वीक में, इस मंथ में, इस वीक में तुम इतने मतलब मायूस होके बैठे हो प्रशित? अरे कोई नहीं, वी विल कीप ऑन ट्राइंग, वी विल कीप ऑन ट्राइंग, तू टेंशन न ले, तेरा भी दिन आएगा। ये अपनी बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो पहला इसमें क्या, नीड्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। साइट क्या होगा? साइट क्या है इसका? कहां होता है? न्यूक्लियस में। साइट है न्यूक्लियस। साइट क्या है? न्यूक्लियस। अब जो आपका एनसीईआरटी कहता है उस पे आ रहा, देखिएगा, देखिए अब यहां पे क्या है ना, सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज था जो कि सारा का सारा टाइप का आरएनए को सिंथेसाइज करवाता था प्रोकैरियोट में। पुराना सेल है ना भाई, पुराना सेल है ना, जिसके गरीब इंसान के घर में एक गाड़ी, उसी में सब बैठ के जाते हैं। अमीर के घर में उसमें सब अलग अलग बैठ के जाते हैं, है कि नहीं? एक अमीर के घर में ये नौकर था, नौकर को अलग गाड़ी दिया था, बोला कुत्तों के लिए अलग गाड़ी है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे यूकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में अलग अलग टाइप्स ऑफ एमआरएनए, अलग अलग टाइप्स ऑफ आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी भी लिखता है। सो लिखेंगे 3 टाइप्स ऑफ
3 types of RNA polymerases. 3 types of RNA polymerases. कौन कौन है भाई? पहला RNA polymerase 1, RNA polymerase 1, और ये सिंथेसाइज करता है मेनली rRNA को। rRNA कहाँ उपयोग में आता है? rRNA किस चीज को, कहां पे? राइबोसोम बनाने में। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखते हैं तो उसमें एक होता है 28S rRNA, फिर आप देखते हैं 18S rRNA, फिर आप देखते हैं 5.8S rRNA। ये तीनों तरह के आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है? तो ये तीनों तरह के rRNA का सिंथेसिस कौन करता है? तो RNA पॉलीमरेज। यहां पे एक तरह का rRNA मैंने नहीं लिखा है, दैट इज 5S rRNA। ठीक है, एक सिंगल rRNA जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कितना है? 5S, वो RNA पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करवाएगा। आ रही बात समझ में? दूसरा जो RNA लिख लिया यहां पे, दूसरा जो है, दूसरा है RNA पॉलीमरेज 2। ये mRNA के सिंथेसिस करवाता है। किसके सिंथेसिस करवाएगा? mRNA। ठीक है जी, ठीक है जी। तीसरा, तीसरा है RNA पॉलीमरेज, बोलो, RNA पॉलीमरेज 3। ये इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ tRNA एंड 5S rRNA। इसके साथ साथ लिखिएगा, इसके साथ साथ आपका एनसीईआरटी एक चीज और डिस्कस करता है, दैट इज snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, ये कौन सिंथेसिस करवाएगा? 3। क्लियर है? सो यहां पे अलग कलर से आप लोग लिख लेंगे। एक है snRNA, ये भी कौन सिंथेसाइज करवाता है? और snRNA का मतलब क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक है, और ये जो mRNA आपने लिखा है ना, यहां जो mRNA लिखा है, इसको मोस्ट प्रिसाइसली बोलते हैं क्या? HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। mRNA से ज्यादा प्रिसाइज क्या होगा? HNRNA, इसलिए मैंने वहां पे टिक लगा दिया। क्लियर है? यहां तक कोई कष्ट है, कोई तकलीफ, कोई चिंता? कुछ नहीं। जीत गांगुली, तुम कहीं गए नहीं आज? तुमने तो बोला था कि कहीं जाने वाला हो। 12:30 के बाद जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्शन फिनिश। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं, ना मैं मॉडिफिकेशन पे विश्वास रखता हूं, ना मैं ममताफिकेशन पे विश्वास रखता हूं। मैं किसी पे विश्वास नहीं रखता। देखो भाई, देखो भाई, ना तो मैं बीजेपी का आदमी हूं, ना ही मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो मैं ममता बनर्जी का भी नहीं हूं। आदमी सिर्फ मैं अपने आदमी सिर्फ मैं अपने बस डिम्पल भाभी। काहे के लिए अखिलेश भैया की को मेरे पीछे पड़ जाएंगे? ऐसा नहीं बोलते कुछ भी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, ये होता है किसमें? इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स
ये किसका फीचर है? यूकैरियोट का फीचर है। भाई साहब साइट क्या होगा? कहां हो रहा है? जहां आरएनए बना है वहीं पर तो मॉडिफाई होगा ना, जहां आरएनए बना है वहीं तो मॉडिफाई होगा ना। सो ये होता है इन न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस, ठीक है। पर्पस क्या होगा इसका? पहला तो स्टेबिलिटी, दूसरा क्या है ना कि यूकैरियोट में जो जीन्स हैं, यूकैरियोट में जो जीन हैं वो एक तो बल्कि जीन्स हैं, लेंदी जीन्स हैं, बड़े बड़े जीन्स, साथ ही साथ जितना कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब वो डीएनए का लंबा सीक्वेंस मान लेते हैं। मान लीजिए कोई डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं यहां से लेकर के यहां तक, कहां से लेकर के यहां तक कोई जीन है, कोई एक स्ट्रक्चरल जीन है, कोई एक स्ट्रक्चरल जीन है। तो यूकैरियोट के केस में होगा ना, क्या होगा यूकैरियोट के केस में कि हो सकता है यहां से लेकर के यहां तक एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में अपीयर नहीं करता, फिर इतना कोई सीक्वेंस है जो कि पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में अपीयर, समझ लो मेरी बातों को, इतने दूर का सीक्वेंस अपीयर नहीं करेगा, फिर इतने दूर का भी सीक्वेंस अपीयर नहीं करेगा। तो भाई मैंने जो बताया कि यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें तो बहुत छोटा छोटा सेगमेंट ही स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है ना। एक स्ट्रक्चरल जीन में जितना लंबा सीक्वेंस है उसमें ज्यादातर कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो ज्यादातर क्या है? नॉन कोडिंग है। तो भाई साहब ये वाला जो रीजन है गोल्डन कलर वाला, ये क्या है? नॉन कोडिंग। ये क्या आरएनए में अपीयर करेगा? आरएनए में अपीयर करेगा, प्रोटीन में अपीयर नहीं करेगा। आ रही मेरी बात समझ? और ये जो व्हाइट से मैंने कर रखा है ये क्या है? ये क्या है? कोडिंग। तो एक जीन में, यूकैरियोटिक जीन की बात कर रहा हूं, तो एक जीन में ज्यादा कोडिंग रीजन है या ज्यादा नॉन कोडिंग रीजन है? नॉन कोडिंग। तो पूरे के पूरे जीनोम में कोडिंग ज्यादा होगा या नॉन कोडिंग ज्यादा होगा? क्यों? दो बातें इंपॉर्टेंट है यहां पर। कितनी बातें? ये जो नॉन कोडिंग है, ये तो नो डाउट थोड़ा सा इवोल्यूशनरी पैटर्न भी डिस्कस करता है कि पहले कैसा जीन था, उसमें म्यूटेशन हुआ तो जीन साइलेंट हो गया। आ रही बात समझ में? ये रिमेन्स ऑफ एंटीक्विटी दिखाता है, आपका एनसीईआरटी का लाइन है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये देख रहे हो ज्यादातर क्या है? नॉन कोडिंग। ज्यादातर क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन कोडिंग या कोडिंग? प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग। एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों ने किसी वीवीआईपी के मूवमेंट को कभी देखा? मान लो कि कभी आते हैं ना हमारे, वो क्या नाम है उनका, ये मोदी जी बोलते बेटा। कोई भी पॉलिटिशियन उसके नाम में जी लगा दो। क्यों? क्या पता किस दिन किसका टाइम आ जाए। पप्पू यादव जी, राहुल जी। मैं अलग अलग राज्यों में काम करता हूं, जिस राज्य में होता हूं उस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे ईमानदार हो जाते हैं मेरे लिए। एक समय में मैं दिल्ली में भी था। हाँ, केजरीवाल जी थे, अभी पता नहीं कहाँ है। ठीक है, नहीं जेल में नहीं, जेल से मैंने दिल्ली छोड़ा तो जेल से बाहर आ गए थे। तो यहां तक समझ में आ रहा है? तो आप देखते होंगे कि मान लो कोई वीवीआईपी की मूवमेंट होती है ना, तो एक वीवीआईपी तो यहां रहेगा, ठीक है। सबसे इनर, जैसे मोदी जी आए तो सबसे इनर सर्किल में एसपीजी रहता है जी। एसपीजी के बाद कुछ और कमांडो रहते, स्पेशल कमांडो रहते होंगे, ठीक है। उसके बाद सीआरपीएफ, तब उस स्टेट का स्पेशल कमांडो पुलिस, बहुत सारा रहता है, बहुत सारा। सबसे लास्ट पर जो आउटर सर्किल बनाता है वो ट्रैफिक पुलिस बनाता है। सबसे आउटर जो सर्किल बनाता है वो सिक्योरिटी घेरा का, वो ट्रैफिक वाला बनाता है। सबसे इनर में तो एसपीजी रहता है। आ रही बात समझ में? सो एक इंसान के लिए 1 लाख या 10,000 की फौज खड़ी है सिक्योरिटी में। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनको कुछ हो गया तो कंट्री के रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा जी, हाँ कि ना। सिमिलरली कि
अगर यहां पे कुछ हो गया ना इस कोडिंग रीजन में, तो एक कैरेक्टर का लॉस हो जाएगा जी, म्यूटेशन इंड्यूस हो जाएगा जी। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आया? इसमें अगर मान लो कि पूरा का पूरा यहां से यहां तक कोडिंग रीजन रहता, हम लोग हमेशा म्यूटेशंस के एक्सपोजर में आते रहते, यूवी रे पड़ता है, उसमें कोई भी म्यूटेशन अगर हो गया ना तो गजबज हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ? यहां जो नहीं समझ में आता तो ऑन द स्पॉट बताया कीजिए, मेरे को पूछने का इंतजार मत कीजिए, ठीक है? ये है, मान लो कि मैं अकेला हूं, सपोज करो कि मैं वीवीआईपी, मेरे शब्दों को सही करना, मान लो कि मैं वीवीआईपी, एक आदमी आया मेरे को गोली मार रहा है, मैं सिंगल हूं, मेरे को शॉट लगने का चांस 100% है। मान लो कि मेरे साथ 2 आदमी खड़ा है जी, अब 50-50 चांस हो गया। 1000 आदमी खड़ा, 1/1000, 10,000 आदमी मेरे साथ हैं, मेरे आजू बाजू। अब अगर कोई मुझे रैंडम शूट करने आएगा ना, तो 1/10,000 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? तो यहां पे भी वही बात है, और इत्तेफाक से यहां पे भी वही बात है। म्यूटेशंस तो रैंडमली आ रहे हैं ना, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा उस पर इफेक्ट करेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी साइलेंट रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, इस पे म्यूटेशन आके ही क्या कर लेगा? ये फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कोडिंग रीजन, दीज नॉन कोडिंग रीजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ म्यूटेशन को बहुत कम कर देते हैं। प्रोकैरियोट में म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है, 2 रीजन, एक तो वहां पे कोई नॉन कोडिंग रीजन नहीं है, दूसरा वो हैप्लॉइड होते हैं। एक ही स्टैंड ऑफ डीएनए, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम तो है नहीं, एक ही एलील है, वहां पे जो म्यूटेशन हो गया वो एक्सप्रेस करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सो ये जो साइट है न्यूक्लियस में, जो क्यों जरूरी है, एक तो नॉन कोडिंग रीजन जो कि एमआरएनए में भी या आरएनए में भी एक्सप्रेस करेगा, उसको हटाना जरूरी है, ठीक है जी। दूसरा स्टेबिलिटी के लिए 2 पर्पस है किसका? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का, कि भाई साहब ये जो भी आरएनए बना है न्यूक्लियस के अंदर बना है, इसको साइटोप्लाज्म में जाके फंक्शन करना है। न्यूक्लियस का मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट, साइटोप्लाज्म का मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसको तैयार करके नहीं भेजेंगे। अभी किसी को लड़ने के लिए जाना है कहां पे, तो वो कौन सा, सॉरी नहीं, अगर मान लो किसी को लड़ने के लिए जाना है लद्दाख, तो उसको पूरा का पूरा सेटअप दोगे ना भाई, ड्रेस देना पड़ेगा, वैसा वेपन देना पड़ेगा जो उस टेम्परेचर पे फटाफट फायर करे, कि ऐसे ही भेज दोगे? इक्विप्ड करके भेजोगे ना। तो जो आरएनए अभी न्यूक्लियस में बना है, उसको साइटोप्लाज्म में आना है, उसको इक्विप्ड करोगे ना, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे ना। तो 2 पर्पस है इसका, पर्पस 2 है, एक तो स्टेबिलिटी को बढ़ाना, दूसरा नॉन कोडिंग रीजन्स को हटाना। नॉन कोडिंग रीजन का रहना क्यों जरूरी है डीएनए में? क्योंकि म्यूटेशन के रेट को कम करते हैं, साथ ही साथ हमारे इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी दिखाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस चीज को हम लोग अभी कॉपी पे लेने वाले हैं। यहां तक क्लियरली समझ में आया है, हाँ कि ना? तो पर्पस ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी डन। पहला तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या करेगा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक दिक्कत नहीं। अब हमारे पास फंडामेंटली कितने तरह के आरएनए हैं? 3 फंडामेंट। वैसे बहुत तरह के आरएनए होते हैं, बट हम लोग देख रहे हैं 3 पे। कौन कौन? आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। क्या इन तीनों तरह के आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद, क्या इन तीनों तरह के आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए का? नहीं, तीनों का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। वो अलग बात है कि आपका सिलेबस फोकस करता है किस पे? तो एमआरएनए पे, यानी कि जिसको हम लोग यूकैरियोट में कहते हैं एचएनआरएनए। आ रही है मेरी बात समझ में? सो चलिए अब लिखते हैं। देखो, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, सुनते चलना एक सेकंड के लिए। 4 टीआरएनए, टीआरएनए के लिए भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। टीआरएनए एक ऐसा आरएनए है जिसमें एबनॉर्मल बेसेस पाए जाते हैं। टीआरएनए एक ऐसा आरएनए है जिसमें एबनॉर्मल बेसेस पाए जाते हैं। वो जो एबनॉर्मल बेस है ना, वो नॉर्मल बेस के मॉडिफिकेशन से बनता है। मीनवाइल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। नहीं समझे क्या? जब टीआरएनए बना होगा तो उसके पास कैसे बेसेस होंगे? नॉर्मल प्यूरिडीन बेस होगा, साइटिडीन बेस होगा, जो भी उसका बेस अपना है वो रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन जब वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो कुछ नॉर्मल बेसेस में कुछ ऐसी बातें ऐड कर दी जाएंगी, वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल बेस हो जाएगा।
तो इसको हम लोग कहते हैं जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन टीआरएनए के लिए नोन है, उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बेस मॉडिफिकेशन। क्या यूज करते हैं? बेस। सो फॉर टीआरएनए मैं लिखता हूं बेस मॉडिफिकेशन। बेस मॉडिफिकेशन क्या है? बेस मॉडिफिकेशन, द नॉर्मल बेस आर मॉडिफाइड टू एबनॉर्मल बेस। और ये क्यों जरूरी है? उसके स्टेबिलिटी के लिए, उसके फंक्शन के लिए जरूरी है। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? तो लिखेंगे बेस मॉडिफिकेशन दैट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल बेस। It is modification of normal base to बोलो abnormal base। नॉर्मल बेस टू एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल बेसिस किस आरएनए में पाया जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है? टीआरएनए में। क्लियर है? अब अगर हम बात करें दूसरा 4 आरआरएनए। आरआरएनए की जो सिंथेसिस होती है ना, आरआरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल होता है। फिर उसको काट काट के छोटे छोटे आरएनए में फंक्शनल फॉर्म में लिया जाता है। आ रही मेरी बात? इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लीवेज। कौन सा टर्म यूज करते हैं? क्लीवेज। सो क्लीवेज इज डिफाइंड फॉर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ आरआरएनए। टीआरएनए के लिए क्या था? बेस मॉडिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि टीआरएनए में एबनॉर्मल बेसेस हो सकते हैं और रहते भी हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्लियर है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कटिंग ऑफ लॉन्ग आरआरएनए मॉलिक्यूल इनटू द short molecules। Cutting of long rRNA into smaller fragments, into smaller functional fragments। क्लियर है? सो बेस मॉडिफिकेशन टीआरएनए, क्लीवेज आरआरएनए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्लाइसिंग, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये जरूर लिखता है कि टीआरएनए के पास एबनॉर्मल बेसिस होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल बेसिस कब आता है? तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के दौरान। ठीक है? यहां पे मैंने लिखा है कटिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कटिंग कैसे होती होगी? रिस्ट्रिक्शन नहीं, अरे यार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस या इंडोन्यूक्लियस का यूज करके न्यूक्लिक एसिड को कहीं किसी टर्मिनल एंड से काटना एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और बीच से काटना इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है कि नहीं? आरएनएज पी एक एंजाइम है, उसके यूज से करता है। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए मैं कॉपी पे नहीं दे रहा। आरएनएज पी। चलिए अब हेडिंग लेंगे 4। क्या? बोलो 4 एमआरएनए। फॉर एमआरएनए। लेकिन यूकैरियोट में एमआरएनए बनता है बाद में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद। अरे मेरी बात समझ में? वही लिखाऊंगा। एक सेकंड देख लो। देखो इसको लिखो। इसमें 2 बातें हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। पहला होता है स्प्लाइसिंग। पहला क्या है? स्प्लाइसिंग। और दूसरा कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है? तो अब क्या है स्प्लाइसिंग, क्या है कैपिंग, क्या है टेलिंग? आइए देखते हैं 1 by 1। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो हाँ कि ना? क्लियर है?
पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लोगे स्प्लाइसिंग, हेडिंग लोगे स्प्लाइसिंग, ले लिया? स्प्लाइसिंग, देखो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, अभी बताया था, रिमूवल ऑफ व्हाट? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन्स एंड rejoining of axon together, rejoining of axons, axons, rejoining of axon क्या है जरा सा देखो, देखो जरा सा, ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, इस डीएनए में भाई साहब, इस डीएनए में तो ज्यादातर पोर्शन एक्सॉन का होगा, इस डीएनए में ज्यादातर पोर्शन तो एक्सॉन का होगा, इंट्रॉन का होगा। तो यस सर क्या किया जा रहा है? उसका चेहरा भी चेंज हो गया, तू तो एकदम यस सर बोलने वाले थे, 14 तारीख को बोलोगे गधा। सो यह इसमें तो ज्यादातर पोर्शन क्या किसका होगा? इंट्रॉन का। अब जो इससे आरएनए बनेगा, देखो तो जरा सा, अब जब इससे आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ इसका, अब इसका क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो अब जो आरएनए बनेगा भाई साहब, उसमें क्या होगा? उसमें भी ज्यादातर पोर्शन तो इंट्रॉन्स का ही रहना चाहिए, उसमें भी ज्यादातर पोर्शन क्या रहेगा? इंट्रॉन रहेगा, है ना। ये जो एक पहला फॉर्म इमेच्योर्ड फॉर्म ऑफ एमआरएनए है, ये जो एक फॉर्म ऑफ एमआरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एमआरएनए है, इसको हम लोग कहते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सॉन भी है और ये दोनों तरह का सीक्वेंस को कैरी कर रहा है, यह दोनों तरह के सीक्वेंस को, इसलिए हेटेरोजेनस है। होमोजेनस होता तो सिर्फ एक्सॉन 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 होता, या फिर सिर्फ इंट्रा होता तो मैं ट्रांसक्रिप्शन करवाता ही क्यों? हाँ कि ना। तो इस पे चूंकि कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। आ रही मेरी बात समझ में? अब जब इसका स्प्लाइसिंग हो जाएगा तब ये बनता है मैच्योर्ड एमआरएनए, और वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? सो यहां पे है, यहां पे मैं लिखता हूं, इसको मैं कहता हूं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या बोल दिया मैंने इसको? ये क्या हो रहा है भाई, कलर क्यों चेंज हो रहा है इसका? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और ये है क्या बेसिकली, इसका नाम क्या है? एचएनआरएनए। क्यों कहते हैं एचएनआरएनए? एज इट कंटेन्स बोथ। इसका एचएनआरएनए दूसरा नाम क्या लिखेंगे? हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए लिख लेंगे। और एज इट contains both, क्या क्या बोलो? एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन्स कर दो, इंट्रॉन्स कर दो, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है? एक्सॉन, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, और यहां पे एक छोटा सा एक्सॉन 4, और ये जो येलो पोर्शन है ये क्या है? इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 और इंट्रॉन 3, है ना, है कि नहीं। अब इसी का अगर मैं स्प्लाइसिंग कर देता हूं, स्प्लाइसिंग कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर मैंने इसका स्प्लाइसिंग किया तो जितने भी एक्सॉन्स थे, जितने भी इंट्रॉन्स थे वो हट जाएंगे, और एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 ये सब आपस में फिर से रिज्वाइन हो गए।
अब यह हो गया मैच्योर आरएनए, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मैच्योर एमआरएनए। ये मैच्योर आरएनए का मतलब ये ना समझना किसका नाम, एमआरएनए। यहां पे सीधा लिखेगा ये है एमआरएनए, और यही न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कम्स टू साइटोप्लाज्म, कम्स इनटू साइटोप्लाज्म। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग है इसमें कौन कौन से प्रोटीन काम करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भांजे कैसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।